सच बताऊं तो ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये अतीत और वर्तमान के बीच उलझे एक ऐसे अभिशाप का एक्सप्लेनर है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि कैसे एक पुरानी सी इमारत इतने भयानक रहस्यों का केंद्र बन गई। जरा एक पल के लिए इस डरावने माहौल की कल्पना कीजिए। इशिता, मेघना और अनुज, ये तीनों एक बिल्कुल सुनसान और घुप अंधेरे राजमहल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है और तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद खौफनाक अमानवीय सी आवाज गूंजने लगती है। बम बम बश, बम बम बश। सुनकर ही डर लगता है ना? ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है कि वो वहां अकेले नहीं है। कुछ बहुत ही भयानक उनके बेहद करीब आ चुका है। तो चलिए बेलमपुर राजमहल के इस खौफ और इस भयानक शुरुआत की बात करते हैं। अक्सर क्या होता है ना, हम इंसान शुरुआत में खतरे को मानना ही नहीं चाहते। राजमहल के अंदर से आने वाली अजीब चीखों को अनुज बस तेज हवा का शोर बताकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है। हम सब भी शायद ऐसा ही करते। लेकिन जब वो बम बम बश वाली आवाजें लगातार गूंजने लगती हैं, एक रहस्यमयी काला साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, जब अचानक मेघना की टॉर्च बिना किसी वजह के बुझ जाती है, तब सारे तर्क और बहाने खत्म हो जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई अनजान शक्ति उन्हें देख रही है और अंधेरा सचमुच उन पर हावी हो रहा है। अब महल के अंदर तो खौफ है ही, लेकिन बाहर गांव वालों का क्या हाल है? आइए इस 400 साल पुराने श्राप को समझते हैं। यहाँ समझने वाला सबसे अहम बिंदु ये है कि निशोल मोलो कोई साधारण राक्षस या जंगली जानवर बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही प्राचीन और खौफनाक परिणाम है जो पूरे 400 सालों से इस पवित्र मिट्टी के नीचे सोया हुआ था। इस मिट्टी की मर्यादा का अपमान करने के कारण ही ये श्राप दोबारा जागा है। और ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये शक्तियां पहले ही संपत और कप्तान नाम के 2 लोगों को अपना शिकार बना चुकी हैं। और अब पूरे गांव के बच्चों की जान खतरे में है। और यहीं पर एंट्री होती है कांता की, जो इस कहानी में एक ऐसा डरावना सच सामने लाती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। कांता बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक बात कहती है। वो सिर्फ संपत और कप्ता को लेने नहीं आए, वो उस रक्त को लेने आए हैं जो आज इस मिट्टी पर दोबारा लौट आया है। सोचिए, ये कितना डरावना खुलासा है। ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं है, ये शक्तियां एक खास खून की तलाश में हैं। कांता साफ साफ बताती है कि मेघना की आंखों में बिल्कुल वही खौफ है जो 400 साल पहले उस रानी की आंखों में था जिसने इस भयानक अभिशाप को जन्म दिया था। मतलब कनेक्शन सीधा मेघना से है। तो अब इस पुनर्जन्म वाले हैरान कर देने वाले ट्विस्ट को जरा क्रोनोलॉजी से समझते हैं। आज से 400 साल पहले एक रानी ने किसी वजह से इस श्राप को बुलाया। उसके बाद पूरे 400 सालों तक निशोल मोलो इसी मिट्टी के नीचे गहरी नींद में सोए रहे। और अब आज के समय में मेघना को अचानक सिर में भयानक दर्द होने लगता है। उसे शाही कपड़े पहने हुए खुद की ही परछाइयां दिखने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि वो महल कभी उसी का घर था और सबसे खौफनाक बात, उसी ने उन शक्तियों को वहां बुलाया था। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों था? इस सब के केंद्र में क्या है? वो है मृत्युंजय अमृत का रहस्य। इस मृत्युंजय अमृत के मिथक और असलियत को अगर हम आमने सामने रखें तो बहुत सी चीजें साफ हो जाती हैं। एक तरफ वो मिथक है जिसके हिसाब से लोगों को लगता था कि ये कोई बहुत ही शक्तिशाली दवा है जो इंसान को अमर बना सकती है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग और बहुत भयानक है। सच तो ये है कि ये कोई दवा थी ही नहीं। ये हमेशा जिंदा रहने के लालच में बनाया गया एक खौफनाक श्राप था। जी हाँ, इंसान के इसी लालच ने इस पूरी तबाही को जन्म दिया। और इसी लालच का नतीजा अब उनके सामने है। अब हम आते हैं खौफ की चरम सीमा पर, ताबूत वाले 4 आदमी। जैसे ही श्राप का असर अपने पीक पर पहुंचता है, हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। अनुज उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे प्लान फेल। सोचिए, महल की मजबूत दीवारें अचानक हिलने और टूटने लगती हैं। महल का पूरा नक्शा ही रहस्यमयी तरीके से बदल जाता है। बाहर जाने के सारे रास्ते अचानक से गायब। वो पूरी तरह से उस जगह में कैद हो चुके हैं। भागने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। और तभी डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। महल में एक गुप्त दरवाजा खुलता है और वहां से वो 4 आदमी बाहर निकलते हैं जिनके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी गई थीं। उनके कंधों पर खून की छींटों से सना हुआ एक ताबूत है। लेकिन रुकिए,
उनके साथ एक बहुत ही जानलेवा नियम भी जुड़ा है। अगर किसी ने गलती से भी उनकी आंखों में सीधा देख लिया तो उसका इस दुनिया में वापस लौटना पूरी तरह से नामुमकिन है। जरा सोच कर देखिए, ये नियम इस पूरे सीन को कितना भयानक बना देता है। उन खौफनाक आकृतियों को अपनी तरफ बढ़ता देख इशिता की तो चीख ही निकल जाती है। सबको लगता है कि बस अब अंत निश्चित है। लेकिन तभी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है। वो आकृतियां उनके बिल्कुल पास से ऐसे गुजर जाती हैं मानो उन्होंने किसी को देखा ही न हो। इशिता के मन में भी यही सवाल आता है, वो हमें क्यों नहीं मार रहे? ये एक ऐसा पल है जो खौफ के साथ साथ एक बहुत गहरा रहस्य भी पैदा करता है। इसका जवाब बहुत ही खौफनाक है। असल में उनका एकमात्र मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। वो ताबूत उठाने वाले आदमी किसी को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह से अंधे हैं, सिवाय उस एक इंसान के जिसके अंदर उस मृत्युंजय अमृत का अंश मौजूद है। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने उसी लक्ष्य पर टिकी हैं। रास्ते में कौन खड़ा है, कौन चीख रहा है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब सब कुछ इतना खिलाफ है तो क्या बचने की कोई उम्मीद है? चलिए देखते हैं बचने का वो आखिरी और सबसे खतरनाक विकल्प। इस पूरे एक्सप्लेनर का अंत हम मेघना की किताब में लिखी इस बेहद गंभीर लाइन के साथ करेंगे। किताब में साफ लिखा है, इसमें लिखा है कि उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो तरीका बहुत खतरनाक है। अब ये बात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इस खौफनाक रात से जिंदा बचने के लिए आखिर कितना भयानक बलिदान देना होगा? इस अभिशाप को रोकने की क्या कीमत चुकानी होगी? क्या वो कीमत उनकी अपनी जान से भी बड़ी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें और जानने के लिए बेचैन कर देता है।